हेलो व्यूअर्स, आज हम 10 MCQ नर्सिंग क्वेश्चन सीरीज़ में इग्नू में पूछे गए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गन एनक्लोज्ड इन अ बोनी कैविटी फॉर्म्ड बाय क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन के द्वारा जो बोनी कैविटी फॉर्म्ड हुई है उसके अंदर कौन सा ऑर्गन रहता है? आंसर इज़ वेरी सिंपल। ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, लंग्स और विसेरा। आंसर इज ब्रेन। जो बोनी कैविटी है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और उसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम 8 क्रेनियल बोन से बना है। फोरहेड है वहाँ फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल, इथमोइड एंड स्फिनोइड। तो ये हमारे क्रेनियल बोन है। कैविटी हम किसे कहेंगे? कैविटी इज अ सिंपली होलो स्पेस है हमारी बॉडी में, एम्प्टी एरिया है इनसाइड द बॉडी दैट कंटेन एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। डोर्सल बॉडी कैविटी होती है जो पीछे के साइड रहती है, डोर्सल बॉडी कैविटी, एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी। डोर्सल बॉडी कैविटी में एक तो क्रेनियल कैविटी आती है एंड एक स्पाइनल कैविटी आती है। क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी में लंग्स एंड हार्ट आता है और वो दोनों कहाँ रहता है? थोरेसिक कैविटी में। वेंट्रल बॉडी कैविटी में एक तो थोरेसिक कैविटी आती है, एक तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी आती है। थोरेसिक कैविटी में आपका लंग्स एंड हार्ट रहता है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी आती है और पेल्विक कैविटी आती है। एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन ये सब ऑर्गन रहते हैं। पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब रहते हैं। और विसेरा यानी सॉफ्ट हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसे विसेरा कहते हैं। Next question, the process in which there is separation of small molecule from large molecule across semi-permeable membrane। सेमी-परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लार्ज मॉलिक्यूल से सेपरेट होते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूज़न, ऑप्शन सी ग्रेविटेशन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। तो राइट आंसर इज डायलिसिस। डायलिसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक है दैट यूजेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों यूज़ करते हैं? तो शॉर्ट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज, हम अलग अलग कर सकें मॉलिक्यूल को उसकी साइज अकॉर्डिंग। स्मॉल मॉलिक्यूल तो उसमें कौन आता है? सब्सटेंस लाइक अ सोल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया कैन पास थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन के जो टाइनी पोर्स है उसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, सोल्ट, यूरिया है ये सब पास हो सकता है। लार्ज मॉलिक्यूल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू फिट द पोर्स एंड स्टे बिहाइंड, ये पीछे रह जाते हैं। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली इट यूज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट from the blood and kidney are not functioning properly। तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो डायलिसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है तो वो हम ड्रेन कर सकते हैं। अभी डायलिसिस क्या है कि मेडिकल प्रोसेस है टू क्लीन द ब्लड व्हेन द किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इट यूजेस मेम्ब्रेन टू सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट।
स्मॉल मोलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन। अभी डिफ्यूज़न क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो गैस हो या लिक्विड, उसमें कैसे वो मूव करेगा? फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल दे आर इवनली स्प्रेड। जब तक दोनों जगह इवनली स्प्रेड नहीं हो जाता तब तक जो भी पार्टिकल्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड वो जाएगा, हाई टू लो जाएगा। जो भी गैस है, लिक्विड है, तो वो आपका डिफ्यूज़न के थ्रू मूव करेगा। फिर एक आता है ग्रेविटेशन, द नेचुरल फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट विथ मास टूवर्ड ईच अदर। ऑन अर्थ इट इज़ व्हाट पुल्स एवरीथिंग डाउन। जो ग्रेविटी फोर्स है हमें खींचता है, वो ग्रेविटेशन। नेक्स्ट आता है ओस्मोसिस, तो मूवमेंट ऑफ अ वाटर मोलिक्यूल। अभी यहाँ वाटर की बात हो रही है। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजियन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजियन ऑफ लो वाटर। देखो हाई से लो जा रहा है ओस्मोसिस, आपने लो टू हाई सुना होगा, पर यहाँ वाटर की बात है, अभी उसमें सोल्यूट नहीं है। तो जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले वाटर के साइड वो मूव करेगा। और अगर इसमें सोल्यूट है तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में उस ऐसी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो लो टू क्या जाएगा? हाई, जब उसमें सॉल्यूट्स है तब। तो ये क्या कहलाएगा? ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट। कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन नहीं है ये हमें देखना है। तो स्वेट ग्लैंड, एड्रेनालिन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, गॉबलेट ग्लैंड। तो कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन नहीं है? हमें सबको पता है एड्रेनालिन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन directly into the blood, while exocrine gland release their substance through duct onto। अभी ये डक्ट के थ्रू अपना सब्सटेंस रिलीज करेगी, पर कहाँ? onto an epithelial surface or onto a epithelial surface like your skin or the lining of stomach। अभी जितनी भी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके हमने यहाँ लिस्ट आउट किया है, उसका वो क्या सीक्रेट करती है और उसका लोकेशन क्या है ये भी हमने यहाँ लिखा है। हमारे बॉडी में सबको पता है स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, लेक्रिमल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन मिक्सली काम करता है। मिक्स ग्लैंड है वो, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों वर्क करता है। पेनक्रियाज, लीवर, फिर सेरुमिनस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स आई हुई है जो मल्टी सेल्यूलर है। और सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर हमारा गॉबलेट सेल है जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलेगा। वो सिंगल सेल है जो डायरेक्ट ही वो ट्रैक के अंदर वो डायरेक्ट ही म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। स्वेट ग्लैंड जो है वो वाटरी स्वेट प्रोड्यूस करती है, स्किन में देखी जाती है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी सीक्रेट करेगी, ओरल कैविटी में होगी। सेबेसियस ग्लैंड सीबम या ऑयल सीक्रेट करेगा, स्किन में देखने को मिलेगा। लेक्रिमल ग्लैंड टीयर सीक्रेट करेगी, आई में होता है। मेमोरी ग्लैंड मिल्क सीक्रेट करेगी, ब्रेस्ट में होता है। पेनक्रियाज जो एक्सोक्राइन वाला उसका फंक्शन है तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा, एब्डोमिन में है। लीवर बाइल सीक्रेट करेगा, अपर राइट एब्डोमिन में है। सेरुमिनस ग्लैंड ईयर वैक्स
सिक्रिट करेगी जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल में होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl एंड एंजाइम सिक्रिट करेगी जो स्टमक में है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल ज्यूस सिक्रिट करेगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। ब्रूनर्स ग्लैंड अल्कलाइन म्यूकस सिक्रिट करेगा जो डिओडिनम में है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रिट करेगा जो मेल पेल्विस में बिलो ब्लैडर देखने को मिलता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करेगा जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एक्सेप्ट 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ thoracic nerves, 5 पेयर ऑफ lumbar nerves, 1 पेयर ऑफ sacral nerves। कौन सा गलत आंसर है स्पाइनल नर्व के अकॉर्डिंग? तो आपका सही आंसर है कि सेक्रल नर्व्स जो है उसकी एक पेयर नहीं होती, 5 पेयर्स होती है। और स्पाइनल नर्व जो है मिक्स्ड नर्व है दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। तो हमारी जो स्पाइनल नर्व है उसकी 31 पेयर आई है, जिसमें सर्वाइकल की 8 पेयर है, थोरेसिक की 12 है, लंबर की 5 है, सेक्रल की 5 है और कॉक्सिजियल की 1 है। देखो वर्टिब्रा 7 है, पर अगर 9 पेयर पूछे तो 8 है, वर्टिब्रा पूछे तो 7 है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक मत करना। उसी तरह हमारी जैसे स्पाइनल नर्व 31 है, क्रेनियल नर्व 12 है, हमारी 12 क्रेनियल नर्व है, जिसमें ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजिमिनल, एबिडेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकोक्युलर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। ठीक है, ये ओल्फैक्टरी आपकी सेंसरी, ऑप्टिक सेंसरी, ओक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर दोनों मोटर, ट्राइजिमिनल मिक्स्ड नर्व, एबिडेंस मोटर नर्व, फेशियल मिक्स्ड है, वेस्टिब्यूलोकोक्युलर सेंसरी है, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व मिक्स्ड है, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल मोटर नर्व है। यहाँ लिस्ट आउट लिख दिया है। सेंसरी नर्व 1, 2 एंड 8 नंबर की सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व 3, 4, 6, 11 एंड 12 एंड मिक्स नर्व हमारी 5, 7, 9 एंड 10। तो इसके हम निमोनिक बनाया है, सम से मेरी मनी। कोई कहता है पैसे जिसके पास है उससे शादी कर लो, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। पर मेरा भैया कह रहा है कि जिसके पास बड़ा दिमाग है वो मैटर करता है। तो यहाँ जितने में भी एस आया वो सेंसरी है, एम आया मोटर है, बी फॉर बोथ यानी मिक्स है। ऐसे करके निमोनिक बनाया है। सम से मेरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। और ये सारी क्रेनियल नर्व याद रखने के लिए भी एक निमोनिक है, ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच हेवन। वेलवेट को हम जब टच एंड फील करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम ऐसे बोलेंगे ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच अ हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी का कौन सा ऑर्गन मोस्ट एक्टिव मेटाबॉलिकली है? नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्रेन, स्टमक या फिर पेनक्रियाज। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ब्रेन है। पर अगर आपको पूरे बॉडी में मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन नंबर 1 पे लीवर रहता है। पहले देख लेते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो
is a one that consume high amount of energy to perform its function. उसका फंक्शन जो भी है वो परफॉर्म करने के लिए उसे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो लीवर को जब हमारा बॉडी रेस्ट पे रहता है, वो हम बेसल मेटाबॉलिक रेट उसे कहते हैं, तो उस वक्त भी हम रेस्ट पे भी एनर्जी लेते हैं, जो बाय लीवर 27% है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंज्यूमर है। फिर नंबर 2 पे ब्रेन आता है, नंबर 3 पे स्केलेटल मसल्स आता है। हम चाहे सोए हुए है फिर भी हमारा टोन मेंटेन करने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। 18% स्केलेटल मसल्स यूज़ करते हैं। फिर किडनी हमारी 10%, हार्ट 7% एंड अदर ऑर्गन 80% एनर्जी यूज़ करेगा। तो हाईएस्ट कंज्यूमर हमारा लीवर रहेगा। फिर जो हमारा ब्रेन है वो यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू कीप योर नर्वस सिस्टम रनिंग। ब्रेन सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ हमारे ऑप्शन में लीवर नहीं था, तो सो हम ब्रेन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट विदाउट एनी डायरेक्ट स्टिम्युलस फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज़ नोन एज। नर्वस सिस्टम से हमें कोई स्टिम्युलस नहीं मिला है, फिर भी हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनिशिएट करता है, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करेगा? तो ऑप्शन 1 कंडक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, होल्टर मॉनिटर एंड एम्बुलेटरी ECG। आंसर इज कंडक्शन सिस्टम। Conduction system is a network of a specialized cardiac muscles that generate and transmit electrical impulse। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम क्या करता है? जनरेट एंड ट्रांसमिट क्या? तो के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उसकी वजह से क्या होगा? कोजिंग द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है उसके कंपोनेंट देखें तो एक हमारा ऐसे नोड आता है जिसे हम नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। वो इम्पल्स स्टार्ट करता है और राइट एट्रियम में लोकेटेड है। फिर एवी नोड आता है जो इम्पल्स ऐसे नोड्स ने जनरेट किए हैं। राइट एट्रियम में था हमारा ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। वो जिसने इम्पल्स जनरेट किए वो रिसीव एवी नोड करेगा। यहाँ हमारा राइट एट्रियम में ऐसे नोड, फिर यहाँ एवी नोड। डिलेस इट स्लाइटली सो वेंट्रिकल्स टू अलाउज वेंट्रिकल टू फिल। वेंट्रिकल को फिल कर वो वेंट्रिकल ब्लड से फिल करे, उसके लिए वो थोड़ा डिले करता है। बंडल ऑफ हीज, एवी बंडल, तो कैरीज इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड टू द वेंट्रिकल। यहाँ से नेक्स्ट फिर उसका दो डिवीज़न हो जाता है, एक राइट साइड एक आपका लेफ्ट साइड। तो राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, बंडल ब्रांचेस कंडक्ट इम्पल्स। अभी यहाँ से ऐसे नोड से एवी नोड पे गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज में ऐसे दो डिवीज़न हुआ, एक राइट साइड गया एक लेफ्ट साइड गया। फिर परकेंजी फाइबर्स, तो स्प्रेड इम्पल्स इन अ वेंट्रिकल्स। उसके बाद क्या होता है फिर, मतलब यहाँ ऐसे परकिंजे फाइबर्स में ये जो इम्पल्स है वो स्प्रेड हो गया और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बनता है। कंडक्शन सिस्टम देखे तो इंटरनल एक जात का वायरिंग कह सकते हैं ऑफ द हार्ट, वायरिंग ऑफ द हार्ट। इट जनरेट एंड मूव्स द, क्या करता है कंडक्शन सिस्टम? जनरेट एंड मूव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो हार्ट बीट्स ऑटोमेटिकली विदाउट नीड
अ सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, तो कंडक्शन सिस्टम इसे कहते हैं। फिर ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अभी कार्डियोग्राम सी भी लिखो, के भी लिख सकते हैं, तो ईसीजी या ईकेजी। दिस इज़ अ टेस्ट और अ ग्राफ, ये जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हम ग्राफ पे उसको रिसीव करते हैं, उस पे बनती है। दिस इज़ अ टेस्ट और अ ग्राफ दैट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। फिर होल्टर मॉनिटर, तो इस तरह का एक डिवाइस है जो स्मॉल है एंड वेरेबल, आप पहन सकते हो उसको। स्मॉल वेरेबल डिवाइस दैट रिकॉर्ड योर हार्ट रिदम कंटिन्यूसली फॉर 20 to 48 आवर, हम पहन के रखे हुए 24 या 48 आवर्स तक, और फिर हम देखते हैं कि कुछ इरेगुलरिटी बनती है क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए इसे हम पहन के रखते हैं। Ambulatory ECG, this is simply another name for Holter monitor. It means an ECG that record while you are ambulatory. आप चल फिर रहे हो फिर भी आपका ECG मॉनिटरिंग रिकॉर्ड हो रहा है। अभी ECG हमने बोला तो उसमें PQRST ये अल्फ़ाबेट हमको देखने को मिलते। पी वेव शो करता है, वो क्या आपको शो करेगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि ब्लड आपका जो एट्रियम में से वेंट्रिकल्स में जाएगा, पी वेव। फिर QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब ये होता है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड पंप आउट होता है। फिर टी वेव, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है, यानी वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, हार्ट फील्स अगेन। यू वेव कभी देखने को मिलती है, कोज अनक्लियर है, हाइपोकैलेमिया में भी ये देखने को यू वेव मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेक्शन कोज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग विद इन द होस्ट, इन्फेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिज्म कहाँ है, एग्जिस्टिंग विद इन द होस्ट, होस्ट के अंदर ही है, प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ इन्फेक्शन इज, तो उसे क्या कहेंगे हम, एंडोजीनस इन्फेक्शन, एक्सोजीनस, सब क्लिनिकल और मिक्स्ड इन्फेक्शन, तो आंसर उसे एंडोजीनस कहेंगे। एंडो यानी कि इंटरनल और जीनस यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। इट अकर्स व्हेन योर नॉर्मल फ्लोरा, हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा जिसके अंदर हार्मलेस जो बैक्टीरिया और जो रहते हैं उसकी वजह से, जैसे हमारी इम्यूनिटी और कुछ लो हुआ तो उसकी वजह से यूटीआई और ऐसा होता है, तो एंडोजीनस इन्फेक्शन उसको कहेंगे। टाइप ऑफ इन्फेक्शन में एंडोजीनस इन्फेक्शन क्या है, एन इन्फेक्शन कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे नॉर्मल फ्लोरा दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर बॉडी, और एग्जाम्पल में बैक्टीरिया फ्रॉम योर गट मूविंग इनटू योर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड कोजिंग यूटीआई, तो ये क्या कहलाएगा, एंडोजीनस इन्फेक्शन। फिर एक आता है एक्सोजीनस इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर योर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, ये इनसाइड ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बाहर से आपके बॉडी में एंटर होते हैं, तो कैचिंग फ्लू फ्रॉम समवन, कफिंग और गेटिंग वायरस फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर, यानी कोई भी एग्जाम्पल ले लो पर वो बाहर से आएंगे और आपको डिसीज कोज करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। फिर एक आता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि एन इन्फेक्शन दैट इज सो माइल्ड इट डज नॉट शो एनी ओबियस सिम्टम, कोई ओबियस सिम्टम आप देख सको, ऐसे एसिम्टोमेटिक कह सकते हैं हम उसको, कि सिम्टम शो नहीं करेगा, पेशेंट जो है फील्स सिक, वो सिक फील नहीं करेगा, तो उसे हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। कोविड-19 पर्सन जो है उसको कोविड-19 हुआ है बट हैज़ अ नो फीवर एंड कफ, ऐसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी देखने को मिले थे जब थर्ड वेव आई थी तब। मिक्स्ड इन्फेक्शन,
तो इसमें क्या रहता है, इन्फेक्शन कोज्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 2 या मोर टाइप है, एक सेम टाइम पे आपको देखने के मिलेंगे। एग्जाम्पल में जो वुंड है वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया भी उसमें देखने को मिलेगा, फंगस भी देखने को मिलेगा। तो मोर देन 1 टाइप आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक ही जगह पे आपको देखने को मिला, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड इन्फेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द यूज ऑफ गैसियस एजेंट इज नोन एज। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन करते हैं, पर किससे करते हैं, तो गैसियस एजेंट से करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सैनिटाइजेशन कहेंगे, डिसइंफेक्शन कहेंगे, एसेप्सिस कहेंगे या फ्यूमिगेशन कहेंगे। आंसर इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग केमिकल वेपर और गैसेस। हम गैस या केमिकल वेपर्स जो फ्यूमिगेंट्स के थ्रू गैस और वेपर्स बनती है उसके थ्रू हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और डिसइंफेक्ट करेंगे। फिर से पढ़ती हूँ पूरा। फ्यूमिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग केमिकल वेपर्स और गैसेस टू किल, एलिमिनेट और डिसइंफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और अदर पेस्ट in a specific area such as a hospital room, laboratory, warehouse। हम कोई भी एक जगह है उस जगह के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इंसेक्ट हुआ, पेस्ट हुआ, तो ये सब हमें या तो किल करना है या तो एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम गैसियस फ्यूमिगेंट्स यूज़ करेंगे। तो कौन से है ऐसे गैसियस एजेंट, तो एक तो हो गया आपका इथिलीन ऑक्साइड, ETO बोलते हैं, फॉर्माल्डिहाइड जो हम सब ने ये नाम सुना है, फॉर्माल्डिहाइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, तो ये आपके गैसियस एजेंट हो गए। अभी सैनिटाइजेशन, तो सैनिटाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग, रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ लेवल दैट सेफ फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, सच एज हमारी हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस और ये सब सैनिटाइजेशन में ही आता है। फिर डिसइंफेक्शन, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग सरफेस। नॉन लिविंग सरफेस जो है उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हमें जो डिस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए जो हम केमिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं वो पूरी प्रोसेस, मतलब उसको क्या कहेंगे, डिसइंफेक्शंस कहेंगे। पर इसमें क्या होता है, इट मे नॉट किल ऑल स्पोर्स। जो स्पोर्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे स्पोर्स वाले किल नहीं होंगे। फिर एसेप्सिस, एसेप्सिस क्या आता है, ऐसा स्टेट और कंडीशन की वेयर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ प्रिवेंटिव मेथड। अभी कोई ऐसा एरिया है कि उधर क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री ऐसी कंडीशन या एरिया आप कह सकते हैं। फिर एक आता है फ्यूमिगेशन, वो हमने देखा, मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग एन एंटायर एरिया लाइक अ रूम बाय यूजिंग केमिकल वेपर और अ गैस। किस लिए, तो टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट। तो सैनिटाइजेशन से क्या होता है, रिड्यूसिंग माइक्रोब्स टू अ सेफ लेवल। डिसइंफेक्शन से क्या होता है, किलिंग मोस्ट पैथोजन बट स्पोर्स नहीं। एसेप्सिस से क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्यूमिगेशन तो किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थियोरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय। साइकोसोशल डेवलपमेंट की थियोरी है किसने डिस्कवर्ड करी, इरक्सन, फ्रॉइड, विलियम जेम्स या आर्थर गेट। आंसर इज इरक्सन। The theory of psychosocial development was given by Erik Erikson। अभी साइको यानी माइंड एंड सोशल यानी रिलेशनशिप विद अदर।
तो ये साइकोसोशल थियोरी क्या बताती है कि हाउ अ पर्सन्स पर्सनालिटी ग्रोज, पर्सन की जो पर्सनालिटी बनती है वो कैसे डेवलप होती है। तो थ्रू इंटरेक्शन विद द सोसाइटी एट डिफरेंट एजेस, हमारा लाइफ पीरियड का डिफरेंट जो एज है उस दरमियान हम सोसाइटी के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं और हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं और उसकी क्या असर हम पे होती है, उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी ग्रो करती है। तो ये साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियोरी में इसके बारे में एनालिसिस किया गया है। इसका जो ये थियोरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, कोर आइडिया क्या है इसका, इसके अंदर ये जो थियोरी है इसमें 8 स्टेजेस है, 8 स्टेज कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाते हैं। अगर वो सोल्व हो गए तो पॉजिटिव क्वालिटी यानी कि वर्च्यू भी डेवलप होता है। अगर नहीं वो हुए, कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं हुए, तो नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देखने को मिलती है। अभी ये स्टेजेस क्या है, एक तो इन्फेंसी, तो साइकोसोशल जो थियोरी है उसके 8 स्टेज कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फेंसी, फिर टोडलर, फिर इन्फेंसी हमारा 1 ईयर तक रहता है, पर इनके थियोरी अकॉर्डिंग बर्थ टू 18 मंथ तक इन्फेंसी कहा। फिर हम टोडलर 1 to 3 ईयर कहते हैं, पर इन्होंने 1.5 साल से 3 साल को टोडलर कहा। फिर प्री स्कूल आता है एक स्टेज, एक स्कूल एज आता है, एडोलेसेंस आता है। फिर एडल्टहुड के तीन स्टेजेस बताए। एक तो यंग एडल्टहुड जो 19 से 40 साल तक रहता है, मिडिल एडल्टहुड 40 से 65 और लेट एडल्टहुड में 65 to डेथ तक रहता है। अभी इन्फेंसी में साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या देखने को मिलेगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और उसमें वर्च्यू क्या जो गुण है वो क्या डेवलप होगा, तो होप का गुण डेवलप होगा। उसमें इस एज के दरमियान बच्चा फीड एंड कंफर्ट उसको अच्छे से मिलेगा तो ट्रस्ट डेवलप होगा, अच्छे से नहीं मिलेगा तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा। फिर टोडलर, तो टोडलर में ऑटोनोमी वर्सेस सेम, ये साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट रहता है। टॉयलेट ट्रेनिंग इस एज के दौरान टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, तो अच्छे से वो एस्टैब्लिश कर गया तो उसकी ऑटोनोमी बढ़ेगी, और अगर नहीं कर पाया तो वो शेम फील करेगा, और उसमें वो ट्रेनिंग और ये सब सीखना वो उसकी इच्छा शक्ति दिखाता है। तो कौन सा वर्च्यू देखने को मिलेगा, विल देखने को मिलेगी। फिर प्री स्कूल यानी 3 to 5 ईयर में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलता है। उसमें इनिशिएटिव यानी शुरू करना, पहल करना, तो अभी क्या करेगा बच्चा, 3 साल का हो गया, अभी बच्चा खेलेगा, तो एक्सप्लोरेशन एंड प्ले देखने को मिलेगा, और वर्च्यू आपका पर्पस देखने को मिलेगा। बच्चा चाह रहा है कि वो खेले और इनिशिएट करे खेलना दूसरों के साथ। फिर अकेला भी खेलता है, और वो प्ले के काफ़ी टाइप्स है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पर्पस वर्च्यू है उसका पर्पस। फिर स्कूल एज 6 to 11 ईयर में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आपको साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। उसमें अभी 6 से 11 साल का बच्चा, ठीक है, तो वो मेहनती होगा, जो भी आप कहोगे वो ओबीडियंट होगा इस एज ग्रुप में। तो इंडस्ट्री अच्छे से वो हार्ड वर्किंग और ऐसा होगा, तो वो उसने अपनी कंपेटेंस यानी क्षमता दिखा दी, तो इंडस्ट्री, और नहीं दिखा पाया तो इन्फीरियरिटी फील करेगा। तो वो कंपेटेंस का वर्च्यू शो करता है, और की इवेंट में स्कूल एंड स्किल बिल्डिंग होती है। फिर एडोलेसेंस आता है, तो 12 to 18 ईयर हमारा, तो एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देखने को मिलता है।
वो टीनेजर्स जो है वो रोल अपना ढूंढते हैं कि रोल कन्फ्यूज में, मेरा रोल क्या है, मैं क्या करूँगा, ऐसा रोल कन्फ्यूज़न उसको रहता है, अपनी आइडेंटिटी वो ढूंढते रहते हैं। और वर्च्यू में उसमें फिडेलिटी देखने को मिलेगी, सोशल रिलेशनशिप वो बिल्ड करते हैं। फिर यंग एडल्टहुड में 19 से 40 या अप्रोक्सीमेट 20 से 40 का जो पीरियड है, एज पीरियड है, तो यंग एडल्टहुड कहलाएगा। और इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अगर आप अच्छे से एस्टेब्लिश कोई रिलेशन किया, इंटीमेसी अगर नहीं कर पाए तो आइसोलेट रहेंगे। तो वर्चुअल लव का रहता है और इसमें रोमांटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अभी मिडल एडल्टहुड 40 से 60-65 ईयर तक का एज वो टाइम पीरियड। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, या तो जनरेटिविटी देखने को मिलेगी या स्टेग्नेट बन जाते हो आप। और जनरेटिविटी में आप क्या करोगे, केयर दोगे अच्छे से, आपके जो भी बच्चे और ये सब है तो उसको आप केयर प्रोवाइड करोगे। वर्क एंड पेरेंटहुड उसमें देखने को मिलता है। 65 टू डेथ लेट एडल्टहुड आता है और उसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर देखने को मिलता है। उसमें आप देखते हो कि आप एक्सेप्ट भी करते हो कि आप, मतलब उसमें क्या रहता है कि आप अपने जो आपने लाइफ जी है तो वो आप अच्छी जी है, बुरी जी है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो तो आप अच्छे से रह पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ निकल गई पर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, तो आपको डिस्पेयर यानी निराशा मिलेगी। तो इसमें वर्च्यू कौन सा मिलेगा, विजडम का, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इसमें देखने को मिलता है। तो ये साइकोसोशल डेवलपमेंट एज वाइज इस तरह से होता है। और ये हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट, साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट हमको ऐसे देखने को मिले। और उसके अंदर वर्च्यू क्या है, की इवेंट्स क्या बनता है, तो ये साइकोसोशल इरिक एरिक्सन ने दिया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन, द इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्सन टू अ ड्रीडफुल सिचुएशन है, यानी कि ट्रॉमेटिक या शॉकफुल कोई सिचुएशन है, उसमें इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन यानी कि आप स्टार्टिंग में क्या रिएक्ट करोगे। कोई भी ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके सामने आ गई तो आप गुस्सा दिखाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, डिनाई करोगे या एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट, इसका आंसर है डिनाई करोगे। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुबलर रोज मॉडल के बेस्ड ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ये इसको 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के वो भी जाना चाहता है और 1969 में इसे इंट्रोड्यूस किया था कुबलर रोज ने। और इसने अपनी बुक जो है डेथ एंड डाइंग, इसमें इसका जिक्र किया है। अभी 5 स्टेज है, डिनाई, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। इसको हम दाबड़ा ऐसे करके हम उसको याद रखते हैं। पहले तो ऐसी कोई बुरी सिचुएशन आती है तो कोई भी पर्सन क्या करता है, डिनाई कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता या ऐसा नहीं हुआ है। जो भी सिचुएशन अराइज हुई है तो वो डिनाई कर देगा। फिर ऐसा हुआ तो है तो उसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा कि क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करके गुस्सा आएगा। फिर अभी वो बार्गेनिंग करेगा कि नहीं कुछ भी कर लो, इसको ऐसे बचा लो या फिर ऐसा मत होने दो, ऐसा। फिर वहाँ भी वो रिसॉल्व, क्योंकि जो हो गया है वो इरिवर्सिबल मोस्ट ऑफ होता है, तो फिर वो डिप्रेस हो जाएगा और फिर लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रोज एंड कुबलर ने दिए थे और इसको हम दाबड़ा ऐसे करके याद रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में डिनाई करेंगे, एंगर, फिर होता है बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन देखे। थैंक यू।